पूरे भारत में नए कानून की जो धाराएं हैं यानी नया कानून होगा उसको लागू किया गया है। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट चेंजेस किए गए हैं। इसी को देखते हुए पूरी दिल्ली भर में हर थाने के अंदर लोगों को बुला करके यानी अमन कमेटी के लोग हों, नागरिक सुरक्षा समिति के हों, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हों या अलग अलग तरह के डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग हों, सबको बुला करके यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ज़रिए, सीनियर वकीलों के ज़रिए और पुलिस के अफसरान की मौजूदगी में उन्हें बताया जा रहा है। ख़ास तौर से जैसे पहले हम देखते थे कि जो मर्डर है यानी जो कत्ल का मुकदमा है वो 302 के तहत दर्ज किया जाता था, लेकिन अब उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नाबालिग बच्चों के कानून थे, महिलाओं से रिलेटेड जो कानून थे, छेड़छाड़ वगैरह की वारदात का, पहले रेप का जो केस था वो 376 के तहत दर्ज किया जाता था, लेकिन उसको अब 64 यानी 64 के तहत दर्ज किया जाएगा। इन तमाम मामलों खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। नया कानून अब समाज में होगा, भारत में होगा। मेरे साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, विशाल गुप्ता जी हैं और विक्रम दुबे जी हैं। पूरी दिल्ली में लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, उनको बताया और समझाया जा रहा है कि अब किस तरह की जो धाराएं हैं उनका नंबर्स का चेंज किया गया है और क्या कुछ उसमें अब बदलाव किए गए हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्षी अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया मर्डर का 302, वो बदल के अब 103 हो गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। अब पहले क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्नैचिंग का ऑफेंस था, हम बहुत दिल्ली में अक्सर देखते हैं कि स्नैचिंग की वारदात बहुत होती है। पहले क्या था, स्नैचिंग के लिए कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं था। अब इस कानून ने, बीएनएस ने स्नैचिंग को लेके 304 सेक्शन में एक स्पेसिफिक ऑफेंस दे दिया है, जिससे कि लोगों को बड़ा बेनिफिट होगा। उसके अलावा इसको इजी करने के लिए, इसको इजी समझने के लिए, पहले लोग घर में बैठ करके इजीली ऑनलाइन दर्ज कर लिया करते थे एफआईआर वगैरह, ईएफआईआर जो होती थी। क्या उसके अंदर भी चेंजेस होंगे? अब ईएफआईआर तो रहेगी, ईएफआईआर तो अभी भी रहेगी। साथ में अब ये भी प्रावधान दे दिया, किसी भी ऑफेंस के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको घर बैठे एफआईआर कर दी तो इसका आपका काम ख़त्म। आपको 3 दिन के अंदर अंदर थाने में आना होगा और अपनी राइटिंग में कंप्लेंट देनी होगी कि जो फैक्ट हैं उसको वेरीफाई किया जा सके। आज के इनिशिएटिव है कि हौज गाजी थाने में एसएचओ साहब ने इतना बड़ा फंक्शन रखा जिसमें बच्चे, बूढ़े, लोकल रेसिडेंट्स, शॉपकीपर सब आए। इवन मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया जिन्होंने बहुत अच्छी क्वेरीज करी। तो मुझे लगता है ये सारे एफर्ट्स हैं, वेज हैं, जिससे धीरे धीरे करके, एकदम से तो नहीं होगा। आबादी बढ़ी है, देश बढ़ा है, बट टेक्नोलॉजी आई एम श्योर विल रियली प्ले अ ग्राउंड ब्रेकिंग रोल इन मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द न्यू लॉज, देयर इम्प्लीमेंटेशन, and I'm sure the benefit will be visible very soon. अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी था उसको हटा दिया गया। अभी नया कानून चेंज हो गया। और दूसरा भारतीय साक्ष्य बिल 2023 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये बदल दिया गया है। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं सीनियर एडवोकेट जावेद अशरफ खान। शुक्रिया फरहान। जैसा कि आपको मालूम है और पूरे हिंदुस्तान में हंगामा है, जो इंडिया के लॉ मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 1 जुलाई से जो है ये तीनों नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, अपोजिशन की तरफ से जो
डिमांड सारी वही आ रही है कि ना तो इसको लीगल फील्ड में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया और ना ही जो है इसके लिए अपोजिशन को प्रॉपर मौका दिया गया, और ये बिल जो है हड़बड़ी में और जल्दी में पास किए गए। और इसके ज़रिए अभी मैं डिटेल में बताऊंगा इसको एनालिसिस करके कि इस बिल से क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं जो इस बिल में चेंज की गई हैं। मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी पहले, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर होती थी तो 14 साल की होती थी, जब तक के जज साहब अपने कलम से ये न लिखे कि पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। लेकिन अब ये 14 साल से ये अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। अच्छा, ड्राइविंग के लिए जैसे आपको मालूम है सेक्शन 106 रखा गया था आईपीसी का, जो बन गया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जिसको शॉर्ट में बोल रहे हैं बीएनएस। तो उसमें बीएनएस में सेक्शन 106 था, जिसमें अगर किसी ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको कत्ल की कैटेगरी में रखा गया था, और कत्ल के बराबर ही उसमें सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना था। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना। पहले तो अगर कोई हत्या मतलब एक्सीडेंट हो जाता था, फैटल होता था, किसी की मौत होती थी एक्सीडेंट से, तो उस बंदे की जमानत हो जाती थी, ये कहते हुए कि ये तो 304 का मामला है, कुछ इस तरह से। 304 अवेलेबल ऑफेंस था। लेकिन फरहान मैं एक बात बताऊं, एक्सीडेंट जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा मारने वाले की ही गलती हो। हालांकि होता यह है कि जो बड़ी गाड़ी वाला होता है उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है, और फिर ये जो ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, अगर इसमें इतनी स्ट्रिक्ट सजाएं होंगी, तो जैसे कोई कत्ल नहीं करता कि भाई इतनी स्ट्रिक्ट सजा हम क्यों करें, तो कोई ड्राइविंग भी नहीं करेगा। ड्राइविंग अगर करेगा तो रिस्क पे ही करेगा, और रिस्क में एक्सीडेंट होने का भी रिस्क है। और उसमें जो फाइन का प्रावधान था, जिसे आप कह लें 20 लाख रुपए, उन गरीब लोगों पे जो 1500 रुपये 200 रुपये रोज़ कमा रहे हैं, उसके लिए यहाँ से पंजाब और बम्बई और कहाँ माल लेकर जा रहे हैं, तो वो छोड़ देते। तो बहरहाल वो 106 में आपको सबको पता है ड्राइवर्स का बहुत बड़ा हंगामा हुआ। फिर ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग होकर भारत के जो होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने वादा कर लिया था कि ये वाला प्रोविज़न हिट एंड रन वाला जो केस है 106 का सेक्शन, ये हम हटा देंगे। तो वो हटा दिया गया, वो इसमें अब नहीं है। और इसी तरह से एक जो था रेप का केस पहले बन जाया करता था हस्बैंड के ऊपर भी, कि वाइफ की कॉन्सेंट के बगैर उसके साथ अगर इंटरकोर्स किया तो उस पर रेप हो जाता था। लेकिन अब हस्बैंड के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा जो वाइफ के साथ रेप करने के लिए, क्योंकि मैरिटल रिलेशन का मतलब ही ये था कि दोनों हस्बैंड वाइफ एक कंसेंट मतलब मैरिज करेंगे, और उसमें वाइफ की कंसेंट है, इम्प्लाइड कंसेंट जिसे बोलते हैं। बहरहाल तो ये दो चीज़ें नई चेंज हुई हैं। एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं, सेक्शन 14 एक है इसमें, उसके तहत ये है कि अगर कोई भी काम जो ड्यूटी बाउंड था कोई करने के लिए और वो उसने किया, तो उसके लिए उसको कोई सज़ा नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे या उसमें कोई मौत हो जाए, या कोई अपनी जो ड्यूटी बाउंड अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसमें किसी के कुछ और उसमें कोई बदनीयती नहीं थी, तो वो भी अब जुर्म नहीं रखा गया। इसी तरीके से पहले से जो आईपीसी था उसके अंदर 511 सेक्शन थे, अब 356 सेक्शन रह गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्शन कम कर दिए गए हैं, बल्कि मर्ज कर दिए गए एक एक सेक्शन में। जो 4-4, 5-5 सेक्शंस थे उनको घुसा दिया गया, तो इससे सेक्शन कम आ रहे हैं देखने में 356। लेकिन पुराने आईपीसी का कोई भी एक सेक्शन ऐसा नहीं है जिसे ख़त्म कर दिया गया हो, बल्कि बढ़ा दिए हैं बहुत सारे सेक्शंस। चोरी का जो प्रोविज़न था, जो पहले सेक्शन 379 में हुआ करता था, उसको बदल दिया सेक्शन को, और उसका जो प्रोविज़न था उसको एक्सटेंड कर दिया बहुत ज़्यादा। उसमें एक्सटेंड करके ये है कि जैसे किसी के अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, या किसी के मोबाइल का पेटीएम मिसयूज़ करके चोरी कर ली, तो ये सब भी क्राइम उसी में जो छोटे छोटे पेटी ऑफेंस है, पॉकेट मार ली, या किसी के इकोनॉमिक ऑफेंसेस के दूसरी जो चीज़ें थी चोरी करने की, वो सब उसमें अब जोड़ दी गई हैं। तो वो सेक्शन जो है चोरी का ख़त्म नहीं हुआ, सेक्शन 64 नया बना है, पहले 379 होता था, तो इसकी डेफिनेशन बढ़ा दी गई है। इसमें स्नैचिंग मोबाइल वगैरह की भी जोड़ दी गई है। पहले उसके लिए 353, 356 का केस बनता था, और चूंकि प्रॉपरली 356 एप्लीकेबल नहीं था तो कोर्ट जाकर छूट भी जाता था। इसी तरीके से एक नया सेक्शन जो है सेक्शन 69 है, उसमें यह कि अगर किसी ने शादी का वादा किया और उसके बाद फिर किसी लेडीज़ के साथ में इंटरकोर्स करा और उसको छोड़ दिया, तो उसके लिए सेक्शन 69 में अब एक पनिशेबल ऑफेंस बन गया है ये। इसी तरीके से ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी, जैसे टिकटों का ब्लैक करना या क्वेश्चन पेपर भेज देना, ये भी इसके लिए भी प्रोविज़न जोड़ दिए गए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल के लिए कुछ प्रोविज़न जोड़े गए हैं, यानी इकोनॉमी से रिलेटेड क्राइम आदमी करते हैं कि धोखा दे दिया, प्रॉपर्टी में मिलकर काम करेंगे या बिजनेस बराबर का करेंगे और फिर उसमें पैसा रख लिया कि जी घाटा हो गया, तो वो सब इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल में है। अच्छा, टेररिस्ट एक्ट के लिए पहले एक केस
कोई आईपीसी में प्रोविज़न नहीं था। एक यूएपीए होता था या टाडा पहले आया, उसके बाद में मीज़ा भी चला, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन अब आईपीसी में पहले कोई प्रोविज़न नहीं था। अब आईपीसी में बाकायदा इसके लिए एक प्रोविज़न जोड़ दिया, सेक्शन 113। सेक्शन 113 टेररिज्म उसको कवर कर दिया गया है और उसकी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। इसी तरीके से सेक्शन 124 ये था सेडिशन, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, तो अब इसको बाकायदा इसमें कवरेज मिली है आईपीसी में, और सेक्शन 150 इसमें जोड़ा है, जिसमें कोई भी काम जो भारत के खिलाफ हो, यानी आप कोई जलसा जुलूस एसोसिएशन करते हैं और उसमें सड़क तोड़ दी, बस को आग लगा दी, तो सेक्शन 150 के तहत इसको भारत के खिलाफ किया गया अपराध माना जाएगा और इसमें सख्त सजाएं रखी गई हैं। तो अब मैं आपको एनालिसिस जो मैं कह रहा था मैं बताऊंगा। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, उसमें सेक्शन 19 से लेके और सेक्शन 21 तक फ्रीडम रखी गई है, और एक फ्रीडम जो है ये डेमोक्रेसी का एक नेसेसरी पार्ट है। और इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं जो जब ये डिस्कस हुआ था पार्लियामेंट में, तो जो वर्ड्स वहाँ बोले गए थे डॉक्टर अम्बेडकर के दौर में, तो अ फ्री सोसाइटी गारंटीज एसेंशियल लिबर्टीज लाइक राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन एंड मूवमेंट। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी। इसका मतलब है कि आदमी को स्पीच देने का राइट है, आदमी को किसी भी इलाके में जाके रहने का हक है, कोई भी कारोबार करने का हक है, उसको एसोसिएशन बनाने का, यानी कुछ ग्रुप इकट्ठे हों और अपनी डिमांड आगे सरकार के पास रखें, धरना दें, असेंबली बनाएं, और मूवमेंट कर सकते हैं कि किसी भी जगह चले जाएं घूमने फिरने, किसी भी देश के हिस्से में जाकर देश का नागरिक घूम सकता था। लेकिन अब इन कानूनों के बाद में पुलिस की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और उसमें ये सारी लिबर्टीज़ जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं। और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, पहले चालान दाखिल करने की 90 डेज़ की डेट थी, वो 90 डेज़ तो अभी बरकरार है, लेकिन 90 डेज़ को में दो चीज़ें हैं। एक तो जब कोई पुलिस में बयान देगा तो पुलिस उसका वो बनाएगी, वही वीडियोग्राफी करेगी, और उसमें जब जैसे पहले क्या करते थे, जो वकीलों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है कि कोर्ट में जाकर कहते थे जी सादे कागज़ों पे साइन करा लिया, गवाह से कहलवा दिया और वो मुलजिम छूट जाता था। लेकिन अब जब वो गवाह बयान देगा तो पुलिस उसके वीडियोग्राफी करके रखेगी, वो कोर्ट में देगी। इसी तरीके से कोई ब्लड के सैंपल लेगी, कोई पिस्तौल जमा करेगी, किसी के पास से पाई गई, पहले कहते थे जी प्लांट कर दी मेरे पास से कट्टा, या चाकू मेरे पास से नहीं मिला, तो पुलिस उसकी वीडियोग्राफी कर लेगी। हालांकि इसके भी बहुत पॉसिबिलिटीज है, पहले पुलिस से कौन लड़ेगा, अगर पुलिस पहले धब में एक चाकू लगा दे और फिर उसको चाकू निकालते वक्त वीडियो बना ले तो पॉसिबिलिटीज़ तो रहती हैं। अगर कोर्ट ने बेल दे दी और पुलिस को ये लगा कि बेल के बाद में भी इसको दोबारा गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो मतलब बेल का मतलब ही क्या रह गया, वो तो फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा, बेल का मतलब ये है कि जब तक जुर्म साबित ना हो तब तक जो है आदमी को बाहर रहने का इख्तियार हो। उसमें सिर्फ चीज़ें कुछ देखी जाती थी कि आदमी परमानेंट रेसिडेंट है, वो भागेगा नहीं, और उसके पास एक जायदाद है, ज़मीन है, बच्चे हैं, फैमिली है, उसका अपना ऑफिस काम धंधा है, तो वो लिबर्टी से रहे जब तक कि जुर्म उस पर साबित ना हो। लेकिन अगर बेल का कंसेप्ट ही एक तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं, पीछे से हम देख रहे थे बहुत दिनों से कि बेल के पीछे बहुत कंडीशनें लगती जा रही थी। पहले पूरा ऐसे साबित करो जैसे जुर्म किया ही नहीं, तो ये जुर्म का तो ट्रायल के बाद साबित होगा। बेल तो पहले प्राइमरी हक है हर किसी का लेने का, लेकिन अब वो बेल भी नहीं दे रहे। जो प्रोविज़न पहले था वो था बेल एंड नॉट जेल, लेकिन अब जेल तो अब ये हो गया कि जेल, बस ओनली जेल नॉट द बेल। हाँ, नॉट बेल, तो वो बेल होनी ही नहीं है। बेल हो भी गई तो पुलिस दोबारा अरेस्ट कर सकती है। क्या ये आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको बदलाव करने की या इनको हटा करके नए कानून लाने की ज़रूरत ही क्या थी? देखिए, वैसे तो बदलते वक्त के साथ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो जुर्म हो रहे थे उसका आईपीसी में कोई कवरेज नहीं था, लेकिन पूरा कानून बदले बगैर उसमें थोड़ा सा संशोधन करके या अमेंडमेंट करके कुछ प्रोविजंस जोड़े जा सकते थे। जैसे हम नए कानून में ये रखा है कि व्हाट्सएप के जरिए भी कोर्ट समन भेज सकती है, ईमेल पर भी समन भेजे जा सकते हैं, सेक्शन 209 है। ये तो पहले भी चलता था। नहीं, इसके लिए कोई बाकायदा प्रोविजन नहीं था, अब प्रोविजन कर दिया। सीआरपीसी में सेक्शन 202, 209 इस टाइप का प्रोविजन है जिसके जरिए सर्विस होगी। अच्छा, जैसे मॉब लिंचिंग पिछले दिनों हुई कि एक आदमी को बहुत सारे लोगों ने रोका और मार दिया, तो उसके लिए भी उसको एक नया जुर्म बना के कानून की कवरेज में लिया गया। तो वक्त बदलने के साथ कुछ चीज़ें नई होती हैं, उन्हें नया जोड़ना भी पड़ता है, लेकिन इसके लिए पूरा कानून बदलने की ज़रूरत नहीं थी। बिना लीगल वकीलों से, सेल से डिस्कस करे। और एक बात ये, जैसे सेक्शन 302 है,
शहर के बच्चे बच्चे को गाँव के भी याद था कि भाई दफ़ा 302 के तहत टीवी में फिल्मों में देखते थे आपको सज़ा दी गई है। लेकिन अब सबको जांचना पड़ेगा कि सेक्शन 100 और 101 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है और सेक्शन 103 उसमें मर्डर की सज़ा है। तो ये अभी पता करते करते भी सालों लग जाएंगे। और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि पुलिस को अभी जो बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग दी गई है वो नाकाफ़ी है पुलिस को इन सेक्शंस को अप्लाई करने के लिए और वकीलों के लिए भी आर्गूमेंट्स करने के लिए। खाली इतना पता कर लेना कि इस वाले सेक्शन में ये बंद है, ये तो एक आम आदमी भी पता कर लेगा। वकीलों को इससे बियॉन्ड जाकर एक बहुत वास्ट नॉलेज की ज़रूरत है। और मैं जो मान रहा हूँ ये डेमोक्रेसी पे एक अटैक है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए, किसी भी एक इनोसेंट आदमी को सज़ा ना हो जाए। लेकिन इसमें पुलिस की मोनोपोली इतनी, अगर पुलिस कहीं बहस में आ जाए या पुलिस आपके कोऑर्डिनेशन में ना हो या आप पुलिस को हमवार नहीं कर सकते, तो फिर आप समझ लो आप कितने भी वकील कर लो कि वो कोई सी भी कोर्ट आपको बेल दे दे, आपकी लिबर्टी जो है वो मतलब इन्फ्रिंज हो रही है, रुक रही है। तो ये डेमोक्रेसी का प्रोविजन नहीं है। डेमोक्रेसी में पुलिस स्टेट नहीं बनाई जाती, इस कानून में पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाई जाती है जिसमें पब्लिक के भले के बारे में सोचा जाए, ना कि वो पुलिस के भले के बारे में और पुलिस के मतलब एक मोनोपोली बनवाने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे हर आदमी जो है क्रिमिनल है और उसको पुलिस के जरिए दबवाना है। कुछ लोग क्रिमिनल हैं सोसाइटी में जिनकी 1 लाख में 5 या 10 या 20 की गिनती होती है, लेकिन अगर पूरे 1 लाख को क्रिमिनल मान के और पुलिस को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो ये डेमोक्रेसी पे एक बहुत बुरा अटैक है। और इसके लिए मिसयूज का भी डर है कि अगर कोई, अच्छा पुलिस जो है कोई इंडिपेंडेंट स्टेट तो है नहीं अपनी कि भाई पुलिस के पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर हो। पुलिस गवर्न होती है बाकायदा पार्लियामेंट के थ्रू। तो अगर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं अपने दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को दबाने के लिए पुलिस का बेजा इस्तेमाल करना चाहें तो उसका रिस्क इसमें बढ़ता है। तो वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और एक कॉलोनियल लिगेसी को ये लीड कर रही है। जिस कॉलोनियल लिगेसी से हम आज़ाद हुए थे, कह तो रहे हैं कि अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म कर दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था वो वेलफेयर स्टेट के लिए था, पब्लिक के भले के लिए। अब ऐसा लग रहा है जैसे पब्लिक को डराने, दबाने और धमकाने का कानून है, पुलिस स्टेट बना दिया पूरे इंडिया को। तो यानी आप इस कानून को, जो नए कानून लाए गए हैं तीनों, आप इसको मानते हैं कि इसके अंदर इसकी डिसएडवांटेज या इसका एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि इसकी एडवांटेज ज़्यादा हो? इसके नुकसान ज़्यादा मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि इंडिया की सोसाइटी एक बहुत ऑनेस्ट सोसाइटी नहीं है। इसमें अगर पुलिस का रोल बढ़ेगा तो एक आम सिटीजन भी जो सिविलियंस है, जिसका क्राइम से कोई मतलब नहीं है, अब मतलब पुलिस को यह पावर है कि शक की बिना पे पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है और फिर कई कई दिन तक आप बेल लगा भी नहीं सकते। अब एक नए कानून में 20 दिन तक बेल नहीं लगेगी, कुछ सेक्शंस में 90 दिन तक बेल नहीं लगा सकते। इट मीन्स कि पुलिस इज मोर पावरफुल देन जुडिशरी। अच्छा, एक नया पुलिस इज मोर पावरफुल देन जुडिशरी। पुलिस जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी अरेस्ट कर सकती है अगर वो ये कह दे कि ये फैसला इन्होंने गलत सुनाया और ये किसी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी का मिसयूज किया तो उसमें पुलिस है उनके अंडर में, पार्लियामेंटेरियंस के एमपी होंगे। तो अगर एमपी चाहें तो फिर तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को, इंडिपेंडेंट वकीलों को जो आवाज़ उठाते रहे या पत्रकारों को, इन्हें भी सबको दबा देगी। अब तो पुलिस के आगे पर लिबर्टी क्या रह गई? अच्छा, जो सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, वो पुलिस का इस्तेमाल कर लेते हैं कैसे ना कैसे इन्फ्लुएंस करके, लेकिन जो गरीब आदमी है वो पुलिस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, ना ही पुलिस से अपनी मदद ले सकता या कोऑपरेशन ले सकता। चलिए, चीज़ और बस छोटी सी बता दूं कि पहले साहब में सबसे ज़्यादा वर्ड जो सीआरपीसी में यूज हुआ था मे, यानी जज साहब चाहे तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, मे और मे नॉट। हाँ, और अब सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज किया गया है वो है शैल, यानी वो बाउंड है कि सजा करेंगे ही। और ज्यादातर सेक्शंस में अब सजा 7 साल की कर दी गई है। कुछ ऐसे सेक्शन थे जिसमें पहले 3 साल की सजा थी, उसमें अब 7 साल की सजा हो गई। और ज्यादातर सेक्शनों में अगर आप देखोगे तो 7 साल 7 साल 7 साल, मतलब इंसान की जिंदगी 7 साल अंदर रखने के लिए छोटे छोटे जुर्मों में ये उसकी आज़ादी को कटेल कर रही है। मेरा मानना ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद अशरफ साहब, आपने अपना वक्त दिया। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरीके से न्याय प्रणाली जो है उसके अंदर अब चेंजेस लाए जा रहे हैं और आज का टाइम देखते हुए, यानी मौजूदा वक्त में जिस तरीके से अभी सर ने कहा कि आबादी बढ़ रही है और कंटिन्यू उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसको देखते हुए अलग अलग तरीके के जो कानून लाए जाते हैं तो वो भी लोगों के सुविधाओं के लिए, उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अलावा इसके जो कानून के अंदर बदलाव किए गए हैं, चाहे वो आईपीसी का हो, सीआरपीसी का मामला हो या फिर उसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट का मैटर हो,
सिर्फ नंबर ज़रूर चेंज हुए हैं, लेकिन जो कुछ उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे सरकारों के ज़रिए, पुलिस थानों के ज़रिए या फिर कोर्ट्स के ज़रिए, वो तमाम पब्लिक डोमेन में जल्द से जल्द लाया जाएगा ताकि लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।